हाय हेलो एवरीवन। सो दो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे, एप्टस वैल्यू हाउसिंग एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस। दोनों के Q2 के रिजल्ट आए हैं आजकल में। सो दोनों के नंबर्स देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है एंड आगे किस तरीके का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम दोनों स्टॉक्स में। सो एप्टस वैल्यू हाउसिंग से स्टार्ट करते हैं। तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो इनके इन्वेस्टर्स को, इनके शेयर होल्डर्स को एक जो कंसर्न रहता है सबसे बड़ा, वो क्या कंसर्न है कि एप्टस वैल्यू जो कंपनी है, इनकी कंपनी का परफॉर्मेंस हम हर एक क्वार्टर में देखते हैं कि ऑलमोस्ट ठीक ठाक परफॉर्मेंस आता है, ग्रोथ भी अच्छी है। आप एसेट क्वालिटी देखोगे तो उसको भी मैनेजमेंट कंट्रोल करके रखता है। आरओई का नंबर आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट आरओई का नंबर है एप्टस का। देन उसके ऊपर से मार्जिन का नंबर भी सबसे बेस्ट है, आरओई भी पूरे इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। तो इतने स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होने के बाद भी एप्टस का स्टॉक अगर आप देखोगे तो जब से इसका आईपीओ आया है, पिछले 2-3 साल हो गए आईपीओ आए हुए, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खास रिटर्न बनाया नहीं है। पिछले 2-3 साल में तो जीरो रिटर्न दिया है इसके स्टॉक ने, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद में भी। तो इनके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ में हम इस चीज को समझते हैं कि क्या बेसिक प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ में। तो अगर आप इनका Q2 का रिजल्ट देखोगे, जो इस क्वार्टर में रिजल्ट आया है, सो कंपनी का टोटल एयूएम कितना है, 9,679 करोड़ का टोटल एयूएम है, टोटल लोन बुक है एप्टस वैल्यू हाउसिंग का। इसमें ग्रोथ कितनी आई है इस क्वार्टर में, 27% की ग्रोथ है वाई लेवल पे। और अगर आप क्वार्टरली ग्रोथ देखोगे तो वो भी 7% पे है। मतलब लोन बुक में तो फिर से काफी अच्छा परफॉर्म किया एप्टस ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा, मार्केट इसके स्टॉक को रिवॉर्ड क्यों नहीं करता पिछले 2-3 सालों से। सो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब इस कंपनी का आईपीओ आया था, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पे कंपनी ऑलमोस्ट 35-37% के रेंज में ग्रो करती थी। एंड कैपिटल रेज करने के बाद ऐसा एक्सपेक्टेशन था और मैनेजमेंट ने भी इस तरीके का इंडिकेशन दिया था कि आने वाले सालों में जो इनका लोन बुक का ग्रोथ है वो 40% के आसपास में रहेगा। मतलब बीच में एक कॉन कॉल भी ऐसा हुआ था इनके लिस्टिंग के 3-4 क्वार्टर के बाद ही, जहां पे इनके एनालिस्ट ने इनको बार बार ये क्वेश्चन किया था कि आपका जो ग्रोथ है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ग्रोथ और बढ़ेगा, मतलब 35 से 40% के रेंज में जाएगा। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ है। लिस्टिंग के बाद अगर आप एप्टस का लोन बुक का ग्रोथ देखोगे तो वो कंसिस्टेंटली 35-37% के रेंज से कम होकर के 30%, 25%, 30% के रेंज में रहा है। सो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप एब्सोल्यूट नंबर देखोगे, कोई इन्वेस्टर क्या करता है कि सिर्फ नंबर देखता है कि 30% का ग्रोथ आया या 35% का ग्रोथ आया, तो इसका मतलब ये तो रिजल्ट तो अच्छा है, कंपनी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट स्टिल मार्केट क्यों रिवॉर्ड नहीं कर रहा? बिकॉज मार्केट ने जो आपको वैल्यूएशन दिया है वो आपके 40% के ग्रोथ के बेसिस पे दिया है। मार्केट को आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा है। जिसके कंपैरिजन में आप जो परफॉर्म कर रहे हो वो उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस लगता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम देखते हैं कि कंपनी की नंबर्स वाइज तो हमको नंबर अच्छे लगते हैं, लेकिन मार्केट इसके स्टॉक को रिवॉर्ड नहीं करता। तो इस क्वार्टर में भी आप देखोगे कि 27% के आसपास की लोन बुक की ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है अगेन। देन ग्रॉस एनपीए का अगर हम नंबर देखें तो ये वाई लेवल पे तो आपको दिखेगा कि 6 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। लास्ट ईयर सेकेंड क्वार्टर में इनका 1.19% का ग्रॉस एनपीए था, जो कि बढ़ करके 1.25% हो गया है। लेकिन लैंडिंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो एसेट क्वालिटी हमको हमेशा क्या देखना है, सीक्वेंशियली देखना है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखना है, क्योंकि वहां से आपको एग्जैक्ट ट्रेंड पता चलेगा कि आने वाले क्वार्टर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक बड़ा पॉजिटिव क्या है एप्टेस के लिए कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो 5 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। पिछले क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ करके 1.30% हो गया था। इस क्वार्टर में ये कम होकर के 1.25% पे आ गया, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आई है, ये एक और अच्छा परफॉर्मेंस है। देन मार्जिन अगर आप एप्टस के देखोगे तो आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग जितनी भी कंपनीज हैं लिस्टेड स्पेस में, सबसे बेस्ट मार्जिन है एप्टस वैल्यू हाउसिंग के। इसका इसका रीजन क्या है, इसके साथ में अगर आप इनका आरओए का नंबर भी देखोगे तो वो भी अगेन इस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है एप्टस के। इन दोनों चीजों का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंपनी का 20% जो लोन बुक है, ये अगर आप इनका लोन बुक का मिक्स देखोगे तो 20% जो लोन है इनका वो एसएमई लोन है। ये छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन देते हैं। सो एसएमई में क्योंकि आपको मार्जिन ज्यादा मिलता है, इसीलिए कंपनी के ओवरऑल मार्जिन आप देखोगे काफी बेटर है, और उसी की वजह से कंपनी का आरओए का नंबर भी बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा नंबर है। देन अगर हम ओपेक्स की बात करें तो वो भी काफी कंट्रोल में है, 2.65% का ओपेक्स है कंपनी का। और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा आया इस क्वार्टर में, 22% के आसपास की पैट ग्रोथ है। आरओई का नंबर कंपनी का लगातार इंप्रूव हो रहा है, पहले ही अच्छे आरओई है, 17% पे था इनका आरओई, अब ये इंप्रूव होकर के लगभग 18.5% के आसपास का आरओई का नंबर आ गया एप्टस का। देन कुछ और अगर आप इनके मैट्रिक्स देखोगे
तो इनके जो सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोअर्स हैं उनको ये 77% लोन देते हैं। और मैनेजमेंट ने बोला है कि आगे भी जो हमारा प्राइम फोकस रहेगा वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के ऊपर ही रहेगा। जैसे इंडिया शेल्टर का भी आप देखोगे लोन बुक का जो मिक्स है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को वो ज्यादा लोन देते हैं। बट एप्टस के साथ में इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इनके 20% लोन बुक जो है वो स्मॉल बिजनेस ओनर से आते हैं। तो ऑफकोर्स आपका सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो सेगमेंट है उसका शेयर ज्यादा रहेगा कंपेयर टू सैलरीड कस्टमर्स। दूसरा, एवरेज टिकट साइज भी कंपनी का 10 लाख के आसपास है। 93% जो लोन है इनके वो इसी टिकट साइज के अंदर जाते हैं। देन मेजरली ये जो लेंडर है एप्टस जो है वो साउथ स्टेट्स के अंदर इसकी प्रेजेंस है ज्यादातर। सो देखोगे आपकी आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, ये 3-4 कंपनी के मेन स्टेट्स हैं जहां पे इनकी इनकी पूरी लोन बुक वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है। महाराष्ट्र, उड़ीसा में इन्होंने एक्सपैंड करना स्टार्ट किया है लेकिन अभी कुछ खास कंट्रीब्यूशन आता नहीं है उन दोनों ही स्टेट से। प्लस एक और चीज आप देखोगे कि कंपनी के टोटल ब्रांचेस कितने हैं, 291 ब्रांचेस हैं, जिसमें से इस क्वार्टर में इन्होंने लगभग 24 नए ब्रांचेस ऐड किए हैं। और अभी तक फर्स्ट हाफ में कंपनी ने 29 टोटल ब्रांचेस ऐड किए हैं और मैनेजमेंट ने बोला है कि इस पूरे साल में 40 से 41 के आसपास ये टोटल ब्रांचेस ऐड करेंगे, जिसमें से 29 तो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। तो एनुअली इनका ब्रांच एक्सपेंशन का रेट अगर आप देखोगे तो कंपनी 15-16% की रेट से अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस को बढ़ा रही है। और क्योंकि साथ में आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंप्रूव हो रहा है, मतलब पर ब्रांच एयूएम आपका बढ़ता जा रहा है, तो इससे क्या होगा, 15% से की ग्रोथ आ जाएगी आपके नए ब्रांचों से और बाकी का जो 15-16% है वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट से ग्रोथ आएगी। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस का मिक्स है ओवरऑल 30 से 35% के बीच का, वो आप देखोगे कि कंपनी उसको इजीली मेंटेन कर सकती है। 25-30% की ग्रोथ रेट को आगे कंपनी इजीली मेंटेन कर सकती है। देन एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमको देखना है इनके रिजल्ट के अंदर, इनके एसेट क्वालिटी को ट्रेंड जो हमको समझ में आएगा। अगर आप इनका ये वाला पार्ट देखोगे, ग्रॉस एनपीए का ट्रेंड देखोगे, तो फोर्थ क्वार्टर पिछले कुछ क्वार्टर में सबसे बेस्ट क्वार्टर था एप्टस के लिए, जहां पे इनका ग्रॉस एनपीए कम होकर के 1.07% पे आ गया था। क्यों? क्योंकि इनका कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो 100% क्रॉस कर गया था। और इनका जो 30+ डीपीडी है, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने 2 ईएमआई मिस करी हैं, वो कम होकर के 5.5% से भी नीचे आ गया था। तो जब आप टाइमली कलेक्ट कर लोगे अपने कस्टमर से, कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो आपका ग्रॉस एनपीए जो है वो सबसे बेस्ट होगा। लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे Q1 में, तो कंपनी का कलेक्शन एफिशिएंसी इंपैक्ट हुआ, एकदम से 100% से कम होकर के 99% पे आ गया। कंपनी का 30+ डीपीडी भी बढ़ गया, यानी कि जो कस्टमर ईएमआई मिस कर रहे हैं 1 से 2 ईएमआई, वो वाले कस्टमर का नंबर बढ़ गया और उसकी वजह से इनका ग्रॉस एनपीए सीधे 1.30% पे चला गया। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाया है। मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में इस तरीके का गाइडेंस दिया था कि आने वाले क्वार्टर में हम इसको मेंटेन कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे। वो आपको नंबर में भी देखने को मिलेगा कि अगेन कंपनी की कलेक्शन एफिशिएंसी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है। 30+ डीपीडी भी इंप्रूव हुआ है। मतलब क्या कि जो कस्टमर ईएमआई मिस कर रहे थे उनसे कंपनी ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। एंड उसका रिजल्ट हमको इनके ओवरऑल एनपीए में भी देखने को मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कंपनी का ग्रॉस एनपीए 5 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हो गया है। ये हमको क्या ट्रेंड शो कर रहा है कि आने वाला जो क्वार्टर है, मतलब अगला जो थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर है, उसमें एप्टस का जो एसेट क्वालिटी का ट्रेंड है वो स्टेबल रहना चाहिए। मतलब उसमें कुछ बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कॉन कॉल में इनका थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा मैनेजमेंट से, लेकिन एटलीस्ट ये नंबर देख के हमको समझ आता है कि एसेट क्वालिटी फ्रंट पे इनकी जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा काम करी है। ओवरऑल ग्रोथ तो अच्छा है ही, प्लस एसेट क्वालिटी में भी अच्छी पकड़ है मैनेजमेंट की। तो ये पूरा रिजल्ट था एप्टस वैल्यू हाउसिंग का। रिजल्ट फिर से अच्छा आया है, मतलब आप देखोगे 3-4 क्वार्टर से हर एक क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा आता है। अगर हम नंबर की बात करें, सिर्फ ग्रोथ 25-30% के रेंज में रहती है, आरओई का नंबर हाई है, आरओई का नंबर हाई है, मार्जिन इतने बेटर हैं, लेकिन स्टिल स्टॉक को वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। और अगर आप अभी भी अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कुछ खास अपॉर्चुनिटी लगती नहीं है इसके स्टॉक में, बिकॉज इनका जो प्राइस टू बुक है वो ऑलरेडी 4.2 4.3 का है। तो मतलब मार्केट ऑलरेडी आपको इतना प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। अब यहां से अगर आपके स्टॉक को परफॉर्म करना है, अगर आपका स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करेगा, तो उसका चांस यही बनता है कि आपका ये जो ग्रोथ रेट है ये यहां से और ज्यादा बढ़े। मतलब 25-30% का ग्रोथ इनका 35-40% तक जाना चाहिए उस चीज की, जिससे आपका जो पैड ग्रोथ अभी 20-22% के रेंज में है वो भी आपका 35-40% के रेंज में जाना चाहिए। तो वहां पे चांस बन सकता है कि एप्टस का स्टॉक में हम एक अच्छा खासा अपसाइड देख सकते हैं। बट इस परफॉर्मेंस के साथ ऑफकोर्स मतलब पॉइंट बनता नहीं है कि हम यहाँ पे कोई खास अपॉर्चुनिटी देखें, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है इसके स्टॉक को। वही पॉइंट है।
अब दूसरी कंपनी पे बात करते हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस। सो इस कंपनी का इसी फाइनेंशियल ईयर में इसका आईपीओ आया था, आई थिंक 2-3 क्वार्टर पहले ही आईपीओ आया था। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस ये जो कंपनी है ये डीएचएफएल कंपनी है। मतलब डीएचएफएल आपने देखा होगा जो होम लोन देती थी, जिसका स्कैम भी हुआ था। सो वही कंपनी है, लेकिन इसको वो पूरा जो केस हुआ डीएचएफएल वाला, उसके बाद ब्लैकस्टोन ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, इसका नाम वगैरह पूरा चेंज किया, मैनेजमेंट चेंज हुई। और अभी जो उनके वो पुराने प्रोमोटर्स थे डीएचएफएल, उसके साथ कुछ मतलब कनेक्शन है नहीं। करंटली जो कंपनी रन हो रही है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। और लगातार आप देखोगे कि जब से वो पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ है इनका आधार हाउसिंग फाइनेंस में, कंपनी के ग्रोथ के नंबर, कंपनी की एसेट क्वालिटी और ये सारी चीजें काफी अच्छी रही है। सो इनका देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर में आधार ने किस तरीके का परफॉर्म किया Q2 के अंदर। लास्ट क्वार्टर में भी वैसे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई थी, तो इस क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो लोन बुक का ग्रोथ है वो 21% का आया वाई लेवल पे। आधार हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है वो इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम एयूएम के बेसिस पे बात करें, इससे पहले आवाज सबसे बड़ी कंपनी थी, बट आधार की लिस्टिंग के बाद अब आधार सबसे बड़ी कंपनी बन गई है लिस्टेड स्पेस में, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर। 22,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक है कंपनी का, और इसमें 21% की ग्रोथ आई है कंपनी की इस क्वार्टर में। प्रॉफिट का ग्रोथ अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में 24% का ग्रोथ आया है कंपनी के पैट के अंदर। ग्रॉस एनपीए इनका 1.3% के आसपास है, ये वाई लेवल पे इंप्रूव हुआ है। और अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे, इन्होंने लास्ट क्वार्टर का डेटा यहाँ दिया नहीं है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था वो 1.3% था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनपीए में स्टेबिलिटी है, एसेट क्वालिटी में स्टेबिलिटी है, कुछ खास हमको फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आए हैं और आरओई में भी इंप्रूवमेंट आया है कंपनी के। सो आधार हाउसिंग फाइनेंस का अगर आप देखोगे तो इनके 545 ब्रांचेस हैं। जैसे हमने बात करी कि सबसे बड़ी ये अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी है, तो इनके ब्रांचेस काफी ज्यादा हैं, 545 ब्रांचेस हैं। प्लस इनका जो मॉडल है वो थोड़ा थोड़ा आप देखोगे इंडिया शेल्टर की तरह है। मतलब इन्होंने 21 स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है। तो इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन पहले कर दिया है। अब मैनेजमेंट का क्या टारगेट है कि जिन स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस है उनमें हमको और डीपर लेवल पे पेनिट्रेट करना है, जिससे जिससे हम और ज्यादा मार्केट शेयर गेन करेंगे। सो इस तरीके की स्ट्रेटेजी ये फॉलो कर रहे हैं। देन इनका अगर आप लोन बुक का मिक्स देखोगे तो कंपनी का 75% जो लोन है वो प्योर होम लोन है, बाकी का जो 25% है वो लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो इस तरीके का एयूएम का मिक्स है कंपनी का। देन यील्ड अगर आप देखोगे तो 14% के आसपास की यील्ड है इस कंपनी की, और ये पिछले काफी सारे क्वार्टर से स्टेबल है। मतलब कंपनी ने अपनी यील्ड को कुछ खास बढ़ाया नहीं है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, बट उसके कंपैरिजन में इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ गया है। 7.7% से 8% से भी ज्यादा का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया है कंपनी का। तो यील्ड आपने बढ़ाया नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका खुद का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ गया है, इसकी वजह से कंपनी का स्प्रेड अगर आप देखोगे तो 6.5% से कम होकर के अब ये 5.9% के आसपास आ गया है। देन एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक, तो आधार का अगर आप देखोगे तो इनका भी जो ग्रॉस एनपीए है वो पिछले काफी सारे क्वार्टर से लगातार इंप्रूव हो रहा था। आई थिंक क्यू 4 जो था उसमें तो इनका ग्रॉस एनपीए 1% के आसपास आ गया था, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर गया उसमें ग्रॉस एनपीए इनका सीधे बढ़ करके 1.3% पे आ गया था। और इस क्वार्टर में भी ग्रॉस एनपीए कंपनी का 1.3% पे आया है। यानी कि एप्टस का जैसे हमने इंप्रूवमेंट देखा एसेट क्वालिटी के अंदर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, वो इंप्रूवमेंट आधार के एसेट क्वालिटी में नहीं आया है। इनका ग्रॉस एनपीए पिछले क्वार्टर में भी 1.3% था, इस क्वार्टर में भी 1.3% है। पर इसमें अच्छी बात यह है कि ये और बढ़ा नहीं है। मतलब एसेट क्वालिटी ऐसा नहीं है जैसे हमने बाकी सारे लेंडर्स के केस में देखा कि एनपीए तो बिल्कुल कंट्रोल से जा ही रहा है, कंट्रोल नहीं है मैनेजमेंट का एसेट क्वालिटी के ऊपर। इनके साथ में वैसा केस नहीं है, एक स्टेबिलिटी लेके आया है अपने एसेट क्वालिटी के अंदर मैनेजमेंट। कॉस्ट टू इनकम बाकी हम देखें तो हर एक क्वार्टर में कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है आधार का। और उसके अगेंस्ट में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर देखोगे तो वो भी ठीक ठाक रेट से ग्रो हो रहा है। आरओई का नंबर इस कंपनी का आपको दिखेगा पिछले 2 क्वार्टर में लगातार कम हो रहा है, लेकिन ये आईपीओ की वजह से है, क्योंकि अभी 2 क्वार्टर पहले इनका आईपीओ आया था, तो उससे आपका कैपिटल बेस बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है आरओई 18% से कम होकर के 16-17% पे आ गया। बट अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले 2-3 साल में कंसिस्टेंटली इन्होंने अपने आरओई को बढ़ाया है, एंड 17-18% के आसपास के रेंज में कंपनी का आरओई का नंबर रहता है। सो इनका हम फटाफट से पीएनएल का नंबर देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखते हैं। तो Q2 का अगर आप पीएनएल देखोगे कंपनी का, तो इनका टोटल इनकम या फिर ये जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है
ये बिल्कुल उसी रेंज में ग्रो हुआ है जिस रेंज में कंपनी का लोन बुक ग्रो हुआ है। लोन बुक का ग्रोथ है 21%, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका 20% से, तो उसमें बिल्कुल ठीक ठाक ग्रोथ है। लेकिन आपको इम्पैक्ट दिखेगा कंपनी के पैट के अंदर। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 15% से ग्रो हुआ है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक आइटम देखोगे क्रेडिट कॉस्ट का। सो क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का वाई लेवल पे काफी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले साल जो क्रेडिट कॉस्ट था और इस साल जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 15% पे ग्रो कर पाया है, जबकि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 20% की ग्रोथ थी। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि क्या इनके एसेट क्वालिटी में कोई कंसर्न है, मतलब मैनेजमेंट क्या आने वाले क्वार्टर्स में कुछ एनपीए ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। ये वाला नंबर देख करके आप आइडिया जरूर लगा सकते हो, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर से और फर्स्ट हाफ से लास्ट ईयर से, तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा। तो अगर आप इनका फर्स्ट हाफ का नंबर देखोगे, फर्स्ट हाफ ऑफ H1 FY25 और फर्स्ट हाफ ऑफ FY24, इन दोनों नंबर को अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट एक्चुअली कम हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। प्लस अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करोगे, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर के Q1 से कंपेयर करोगे, उसमें भी कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में इनका लगभग 18-19 करोड़ का क्रेडिट कॉस्ट था, इस क्वार्टर में ये कम होकर के 13-14 करोड़ का क्रेडिट कॉस्ट आया है। तो मतलब क्या हुआ कि सिर्फ पर्टिकुलर हम जब सेकंड क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं तब हमको दिख रहा है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कंपनी का काफी ज्यादा बढ़ गया है। अदरवाइज अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें या फिर पूरा फर्स्ट हाफ के साथ में कंपेयर करें तो कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट जो है वो स्टेबल है, उसमें कुछ ऐसा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि मतलब जो पॉसिबल रीजन लगता है कि लास्ट ईयर जो सेकंड क्वार्टर था उसमें आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो बैड लोन थे, मतलब जो एनपीए हो चुके थे, उसमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली मिली होगी मोस्ट प्रोबेबली, जिसकी वजह से इनका क्रेडिट कॉस्ट, जो नेट क्रेडिट कॉस्ट है, वो काफी कम था पिछले पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में। क्योंकि मतलब अगर कोई कंसर्न होता, कोई सीरियस कंसर्न होता इनके एसेट क्वालिटी के अंदर, तो आप क्या देखते कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट और बढ़ता, यानी कि मैनेजमेंट और ज्यादा प्रोविजनिंग करता, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया, पूना वाला फिनकॉप ने किया। आप किसी भी लेंडर को देखोगे, जब भी उसको लगेगा कि आने वाले क्वार्टर में मेरा एनपीए बढ़ सकता है तो वो क्या करता है, अपना प्रोविजनिंग बढ़ा देता है। लेकिन इनके केस में क्या हुआ, इन्होंने तो कम किया है, अपने प्रोविजनिंग को कम किया है, इनका क्रेडिट कॉस्ट कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। इसका मतलब मैनेजमेंट कोई ऐसा सीरियस कंसर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के। ये नंबर कंपेयर करना, मतलब पूरा पिक्चर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इसको सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो माइंड में क्या जाएगा कि मे बी इनका प्रोविजनिंग बढ़ने वाला है, मे बी एसेट क्वालिटी खराब होने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन जब हम पूरा देखते हैं, फर्स्ट हाफ का देखते हैं और पिछले क्वार्टर से देखते हैं, तो ये चीज हमको समझ में आता है कि एक्चुअली में एसेट क्वालिटी तो इनकी स्टेबल है, प्रोविजनिंग का नंबर कम हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट कंपनी के लिए कम हुआ है। तो ये पूरा रिजल्ट का पार्ट था आधार हाउसिंग फाइनेंस का। सो इनका भी आप देखोगे तो ग्रोथ वगैरह के नंबर्स ठीक ठाक है। मैनेजमेंट यही बोलती है कि 20 से 25% के रेंज में हम ग्रो करेंगे। क्यों? बिकॉज इनका लोन बुक का साइज काफी बड़ा है, 22,000-23,000 करोड़ का लोन बुक है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे बाकी प्लेयर्स के साथ में, लाइक इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट या आपका एप्टस, तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा का गैप है। तो इसीलिए वो कंपनी 30-35% पे कंसिस्टेंटली ग्रो कर पा रही है। बट आधार का कहना है कि इस बेस के ऊपर 20 से 25% की ग्रोथ को लेकर के हम कंफर्टेबल हैं। ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है और उसी के अकॉर्डिंग इनकी परफॉर्मेंस भी है। देन एसेट क्वालिटी पे भी कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड ओवरऑल अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो ठीक ठाक सा परफॉर्म किया है कंपनी ने। अब अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आधार के स्टॉक में एक्चुअली अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है कंपेयर टू एप्टस वैल्यू। अब जबकि अगर आप लोन बुक का ग्रोथ का कंपैरिजन करोगे तो एप्टस का लोन बुक का ग्रोथ काफी अच्छा है कंपेयर टू आधार। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ जाता है वैल्यूएशन का। आधार के स्टॉक का अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे स्टॉक का, तो लगभग 3.3 के प्राइस टू बुक पे इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि एप्टस की जो हमने बात करी वो 4.3 4.4 का प्राइस टू बुक है उसका। डेफिनेटली आधार के फेवर में थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा जाता है एंड इसका स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि ग्रोथ तो 20-25% की मैनेजमेंट कर ही रहा है जैसा उनका गाइडेंस है। प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, एसेट क्वालिटी का भी जो ट्रेंड है वो स्टेबल है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है जब हम इसको एप्टस के साथ में कंपेयर करते हैं। पूरे हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर तक तो हमने देखा ही था कि इंडिया शेल्टर सबसे इंटरेस्टिंग बैट लगता है, बिकॉज उसका ग्रोथ रेट सबसे अच्छा है, एसेट क्वालिटी भी अच्छा है, जबकि प्राइस टू बुक बहुत कम है। एंड उसके साथ में आप होम फर्स्ट को भी ऐड कर सकते हो ऑफ कोर्स। इस क्वार्टर में अभी तक इन दो कंपनी को हमने डिस्कस किया है, आधार एंड एप्टस। यहाँ पे आधार ज्यादा बेटर लग रहा है
इंडिया शेल्टर और होम फर्स्ट का कौन कौन हम डिस्कस करेंगे इसी वीक के अंदर, सो वहां पे हमको और क्लैरिटी मिलेगी कि और कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर। बाकी लैंडिंग स्पेस अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स स्ट्रगल जरूर कर रहा है। पहले जब हम देखते थे कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अब आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेस ढूंढने पड़ेंगे जहां पे जिनका एसेट क्वालिटी अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, मैनेजमेंट का कमेंट्री अच्छा है। तो लेकिन अभी भी प्लेयर्स हैं, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि पूरा सेक्टर ही खराब कर रहा है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, मतलब इस पूरे सिनेरियो में आपको कुछ ऐसे बेट्स मिलेंगे जिनका स्टॉक करेक्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट है कि पूरा लैंडिंग बिजनेस खराब कर रहा है, लेकिन उनका बिजनेस फंडामेंटली इंप्रूव हो रहा है, उनका बिजनेस फंडामेंटली ग्रो कर रहा है, तो वो आपको लो वैल्यूएशन पे मिल सकते हैं। एंड एक्चुअल में यही वैल्यू इन्वेस्टिंग है। वैल्यू इन्वेस्टिंग ये नहीं है कि आप कोई भी स्टॉक 52 वीक लो पे बाय कर लो, मतलब जस्ट बिकॉज स्टॉक गिर रहा है और आप उसको बाय करके बोल रहे हो कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है। वैल्यू इन्वेस्टिंग ये है कि आप स्टॉक को बाय करो बट उसका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, उसका आउटलुक अच्छा होना चाहिए। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप आधार का केस लो, तो आधार का ग्रोथ वगैरह अच्छा है, आगे का आउटलुक भी अच्छा है, लेकिन इसका प्राइस टू बुक एप्टस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पे एक वैल्यू लगती है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लगती है। बाकी ट्रैकिंग तो कंटिन्यू रखेंगे, कॉन कॉल एनालिसिस चलता रहेगा, आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।